Now let's discuss the last topic of electromagnetic wave and this topic is the most important topic. इसी से ज़्यादा सवाल बोर्ड में और नीट एंड जेईई मेंस में पूछे जाते हैं. इन जनरल आपसे पूछा जाएगा कि जो डिफरेंट वेव्स हैं उनका कहाँ यूज़ होता है, या आपको कहेगा कि एक वेव ए है वो फलाना जगह यूज़ होता है, वेव बी है वो यहाँ यूज़ होता है, वेव सी है ये यहाँ यूज़ होता है. तो आपको यूज़ के अनुसार वेव पहचानना होगा और फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वगैरह में पूछा जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए किसका फ्रीक्वेंसी कम होता है और किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है. तो मैं अभी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ. फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अपोजिट होता है. जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा. सो हम लोग चलते हैं सबसे पहले रेडियो वेव पे. नाउ आई विल टेल यू अ स्टोरी टाइप थिंग ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि कौन सा वेव कैसे था. तो हम लोग जानते हैं रेडियो सब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा साइज़ का भी रेडियो मिलता है. सो रेडियो सबसे छोटा होता है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है. इस रेडियो का यूज़ रेडियो कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, टेलीविज़न वगैरह वगैरह में रेडियो वेव्स का यूज़ होता है. ये रेडियो बहुत छोटा होता है. इसको उठाइए और माइक्रोवेव के अंदर डाल दीजिए. माइक्रोवेव का साइज़ हम लोग देखे हैं, माइक्रोवेव का साइज़ रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होता है. इतना बड़ा होता है माइक्रोवेव. उसके अंदर डाल दिए. मतलब माइक्रोवेव्स का यूज़ माइक्रोवेव ओवन्स में भी किया जाता है. अब माइक्रोवेव में डाल करके हम लोग देखेंगे, और देखते तो टीवी में भी है, लेकिन माइक्रोवेव से टीवी ऑन करने के लिए मुझे रिमोट चाहिए. तो जब आप रिमोट ऑन करेंगे, रिमोट को दबाएंगे टीवी को ऑन करने के लिए, तो रिमोट से इंफ्रारेड रेज निकलता है. अगर आपको ये ना हो तो अगर आपके पास कलर टीवी हो थोड़ा पुराना वाला, तो आप उसमें क्या करें, आप उसका रिमोट लें और रिमोट को दबाएं, तो उससे जो रेज निकलेगा वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा. लेकिन अगर आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ोन के कैमरा से आप उस रेज को देख सकते हैं. सो फ़ोन का जो कैमरा होता है वो इंफ्रारेड को देख सकता है. आपका नेकेड आई नहीं देख सकता. नेकेड आई तो सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकता है, बाकी किसी को नहीं देख सकता. तो फ़ोन का कैमरा इंफ्रारेड को देख सकता है. यही कारण है कि डीएसएलआर, कई कैमरा का यूज़ हम लोग फोटोग्राफी के दौरान यूज़ करते हैं. फॉगी वेदर में, फॉगी वेदर में अगर फोटोग्राफी हो तो इसी इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड कैमरा से दिख जाता है. तो हम लोग रिमोट ऑन किए, रिमोट से इंफ्रारेड रेज निकला और हम लोग टीवी में देखे. अब देखे तो विजिबल है. देखे तो किसको देखे भाई? देखे युवराज सिंह को, यूवी को. किसको देखे? युवराज सिंह को, यूवी को. युवराज सिंह फेमस क्रिकेटर, वो क्रिकेट खेल रहे थे. वो जब क्रिकेट खेल रहे थे तो खेलते खेलते ऐड आ गया. कौन ऐड लेके आई? हेमा मालिनी, केंट RONUV से. सो यूवी रेज का इस्तेमाल केंट, जो मतलब वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, उसमें भी किया जाता है. कुछ देर बाद ऐड खत्म हुआ, युवराज सिंह वापस से खेलने आए. जैसे ही वो खेल रहे थे तो लेट सपोज आपका भाई आया, उसने चैनल चेंज कर दिया और चैनल चेंज करके CID लगा दिया. अगर आप लोग CID देखे होंगे तो उसमें एक डॉक्टर सालुंके साहब हैं, और डॉक्टर सालुंके साहब फॉरेंसिक्स में काम करते हैं. तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है. उसने चैनल वापस से चेंज कर दिया और चैनल चेंज करके क्या लगा दिया? धूम 2 सेट मैक्स पे. अगर आप लोग धूम 2 देखे होंगे तो धूम 2 में ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन है. उसका एक सीन है कि वो दोनों नीचे एक वेल में उतरते हैं चोरी करने के लिए. जब पहली बार उन्हें पता चला कि 2 चोर हो चुके हैं, तो जब वो लोग नीचे उतरते हैं तो कोई चुराना होता है खजाना, कोई सामान होता है शायद, और उसके चारों ओर यूवी रेज का एक अलार्म होता है, जिसको बगलर अलार्म कहते हैं. वो यूवी रेज का अलार्म दिखता नहीं है नेकेड आई से. मैंने अभी जस्ट बताया कि सिर्फ विजिबल रेज आपको दिखता है, यूवी रेज तो दिखेगा नहीं. तो ऋतिक रोशन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का चश्मा पहना होता है जिससे वो दिख जाता है, जबकि ऐश्वर्या राय नहीं पहनी होती है. तो ऋतिक रोशन चश्मा उसे ऐश्वर्या राय को देता है और बोलता है देखो ऐसे चलो, उसको आगे बढ़ोगे, इस घेरे से आगे बढ़ोगे तो यहाँ एक अल्ट्रा वायलेट रेज का इनविजिबल बगलर अलार्म है. तो फिर बाकी कहानी आगे बढ़ती. खैर, तो अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ क्या क्या हुआ? केंट में, मतलब RO प्योरीफायर में, रिवर्स ऑस्मोसिस प्योरीफायर में यूज़ किया था, वाटर प्योरीफायर्स में. सेकंड फॉरेंसिक्स में. थर्ड बगलर अलार्म्स में. यूवी रेस का एक और यूज़ है, कई बार आई सर्जरी वगैरह जो होता है उसमें भी अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल किया जाता है. खैर, तो हम लोग युवराज सिंह को देख रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते बेचारे को पैर में चोट लग गया. जब उसे चोट लगेगा
तो वो हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल जाके बोन्स में फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे करवाएंगे। सो एक्सरे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का होता है और इसके मदद से हम लोग बोन्स के फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जब युवराज सिंह को बोन्स का फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट किया गया तो ये भी पता चला कि युवराज सिंह को कैंसर हो गया। उस बेचारे ने कैंसर्स को फाइट करने के लिए यहीं पर इंडिया में ही एक्सरे की मदद से कैंसर के सेल का ट्रीटमेंट करवाया। याद रखिएगा, ट्रीटमेंट। कैंसर्स के सेल का ट्रीटमेंट के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन उससे कैंसर का सेल खत्म नहीं हुआ, इसीलिए युवराज सिंह एरोप्लेन से उड़ करके अमेरिका चला जाता है और अमेरिका जाके गामा रेज की मदद से, गामा रेज जो बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग पावर का होता है, उसके मदद से, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, उसके मदद से कैंसर्स के सेल्स को डिस्ट्रॉय करवाता है। दे कैन डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स और फिर उसका कैंसर ठीक हो जाता है। गामा रेज इतना हाई पेनिट्रेटिंग पावर का होता है कि बड़े से बड़े ब्लॉक्स को वो पेनिट्रेट कर सकता है। सो इसका यूज़ मेटल्स में क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए भी करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर क्या क्या हो रहा है उसको भी स्टडी करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से आपको यूजेस याद रखने हैं। अच्छा, एक बात उसमें और भी थी कि जब युवराज सिंह बैटिंग कर रहा था तो बॉलर कौन था? शोएब अख्तर। अब शोएब अख्तर बॉल फेंक रहा है, तो शोएब अख्तर जब बॉल फेंक रहा है तो बॉल की स्पीड मेजर करनी है और स्पीड मेजरमेंट के लिए हम लोग माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज यूजेज आर लिस्टेड हियर, जस्ट पे अटेंशन टू देम एंड ट्राई टू मेक अ टेबल ऑफ इट। आप उस टेबल में रेडियो वेव्स का एक कॉलम बना लीजिए, ये वेवलेंथ का, ये फ्रीक्वेंसी रेंज का और एक यूजेस का। यूजेस में जितने मैंने डिस्कस किए हैं कोशिश कीजिए नेट से कि हर एक में एटलीस्ट 2 यूज़ और जोड़ लें, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है कि कौन सा यूज़ पूछा जाएगा। और जितने मैंने बताए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में से आपका काम चल जाएगा। सो गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शंस में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और मेटल्स में क्रैक डिटेक्ट करने के लिए। एक्सरेज का यूज़ बोन फ्रैक्चर, कैंसर्स के ट्रीटमेंट में, मेडिसिन्स में भी। अल्ट्रावायलेट रेज फॉरेंसिक में, बगला अलार्म में, आई सर्जरी में, वाटर प्यूरिफायर में और फेक करेंसीज को डिटेक्ट करने के लिए। विजिबल रेज हम लोग जानते हैं कि हम लोग को देखने में हेल्प करता है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर प्रिवेंट करता है और ओजोन लेयर का थिनिंग भी हो रहा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण, और उसे हम लोग ओजोन होल कहते हैं। ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता है कि होल हो गया, छेद हो गया, नहीं, उसका जो थिकनेस है, थिक लेयर जो है वो थिन हो रहा है। द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। तो हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिया था, एक समिट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसके तहत CFCs के यूज़ को बैन कर दिया गया था। एंड द गुड न्यूज़ इज नाउ डेज द थिनिंग इज गेटिंग थिकर, मतलब वो होल जो है वो भरा जा रहा है। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज, जिनके कारण इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ठीक हो सकता है। इंफ्रारेड, जैसे हम लोग डिस्कस किया, फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड का यूज़ अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स में भी किया जाता है, प्लांट ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव ओवंस में, स्पीड ऑफ बॉल्स मेजर करने के लिए, रडार सिस्टम में, वेदर फॉरकास्टिंग में, और टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड का यूज़ होता है। ऑल्सो इन टीवी रिमोट्स ऑफ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का यूज़ होता है टीवी के रिमोट में, ठीक है। एंड देन रेडियो वेव्स रेडियो एंड टेलीविजन में। एंड रेडियो में एक डिवाइस होता है, उसको LC ऑसिलेटर कहते हैं। L इज फॉर इंडक्टर एंड C इज फॉर कैपेसिटर। 2 डिवाइस होता है, इंडक्टर, कैपेसिटर, ऑसिलेटर लगा होता है। बस ये एज अ इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, LC ऑसिलेटर लगा होता है। खैर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। इंफ्रारेड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करा देता है और इससे हीट जनरेट होता है, इसलिए इंफ्रारेड रेज को या वेव्स को हीट वेव्स भी कहते हैं। सो इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज हीट वेव या विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, तो आप कहेंगे इंफ्रारेड वेव्स। एंड हियर देयर इज अ मैकेनिज्म हाउ माइक्रोवेव ओवन्स वर्क, सो लेट्स डिस्कस इट। माइक्रोवेव ओवन्स में क्या होता है, हम लोग फूड को कुक करते हैं और हर फूड में कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होता है। या तो आप पानी डाल दीजिए, अगर मैगी बनाना है, मैगी तो आप सिर्फ ओवन में बना भी सकते हो, तो अगर आप पानी डाल दिए तब तो बढ़िया बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ
वाटर कंटेंट फूड में जरूर होता है। जैसे इन फूड आइटम्स को रखते हैं तो माइक्रोवेव इंटरेक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से और उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो पानी गर्म हो गया, स्टीम बन गया, और वो स्टीम अपना एनर्जी बाकी फूड मॉलिक्यूल्स को देके उसको गर्म कर देता है। माइक्रोवेव ओवंस में हम लोग प्रोक्लेन वेसल्स का यूज करते हैं। ध्यान रखना है किसका यूज करते हैं, प्रोक्लेन वेसल्स का, मेटेलिक वेसल्स का यूज नहीं करते। इसके दो कारण हैं। प्रोक्लेन वेसल्स जो होते हैं इनके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं कम फ्रीक्वेंसी से और जल्दी हीट नहीं करते। अब सोचिए माइक्रोवेव ओवन में हमने सामान रखा, फूड गर्म हो गया, वेसल भी तो गर्म हो सकता है। मेटेलिक वेसल जो होते हैं वो गर्म हो सकते हैं और गर्म होकर इवन मेल्ट तक कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रोक्लेन वेसल्स का यूज करते हैं जो कि हीटअप नहीं होते हैं। क्यों नहीं हीटअप होते हैं? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसी से। सो दिस कैन बी आस्क्ड कि माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते वक्त कौन से वेव्स का यूज किया जाता है, कौन से वेसल्स का यूज किया जाता है। द नेम ऑफ दैट वेसल इज प्रोक्लेन वेसल्स। So this concludes our discussion on this chapter of electromagnetic waves. That's all for today. Thank you for being with us. Have a great day.